आज का हमारा टॉपिक होगा द ब्लू रेवेलियन एंड आफ्टर। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका टॉपिक इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो यही है। दूसरी बात ये कि आपको इसके हेडिंग को समझना पड़ेगा। लिखा हुआ है ब्लू रेवेलियन। ब्लू यहाँ पे किसके लिए लिखा हुआ है मालूम है? इंडिगो के लिए, क्योंकि इंडिगो का कलर कैसा था? ब्लू था। तो यहाँ पे ब्लू के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी इंडिगो के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे ब्लू। और रेवेलियन का मतलब होता है विद्रोह, बगावत, है ना। मतलब कि यहाँ पे इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिगो को लेकर किस प्रकार का विद्रोह हो रहा था, है ना। किस प्रकार का थोड़ा बहुत नोक झोंक हो रहा था, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, है ना। थोड़ा बहुत बात को मानना ना मानना, इस प्रकार का कंडीशन किस प्रकार से चल रहा था, है ना। जैसे कि अब तक के क्लासों में आपने क्या पढ़ा? आपने केवल और केवल ये पढ़ा कि प्लांटर्स जो थे, यानी कि जो इंडिगो का खेती करवाते थे, वो हर हाल में चाहते थे कि किसान हमारे लिए खेती करे। बदले में वो लोन भी देते थे, एडवांस भी देते थे, बीज भी देते थे, ड्रिल भी देते थे, यानी कि औजार भी देते थे खेती करने के लिए, है ना। तो ये तो आपने पढ़ लिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो प्लांटर्स यानी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा सुचारू रूप से वो इंडिगो का खेती करवा पाएंगे? हमेशा हमेशा नहीं करवा पाएंगे, है ना। कुछ दिन तक या फिर कुछ सालों तक वो खेती करवाए होंगे। लेकिन किसी भी इंसान का एक सहन शक्ति होता है ना। यदि सर के ऊपर से पानी यदि बहने लगे तब तो फिर दिक्कत हो जाता है। वही बात यहाँ पे है कि बहुत सालों तक हम लोगों ने, यानी कि भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों के लिए इंडिगो का खेती किया, हम लोगों ने लॉस सहा, है ना। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है जहाँ पे कि इंडिगो को लेकर क्या होने वाला है? बगावत होने वाला है, विद्रोह होने वाला है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होने वाला है, थोड़ा बहुत नोक झोंक होने वाला है। ठीक है, यही था हमारा ब्लू रेवेलियन का मतलब। और एंड आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ? लड़ाई झगड़े के बाद थोड़ा बहुत उसके बाद का रिजल्ट क्या निकला, है ना। ये भी हम लोग इसी के बारे में, इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा एक ही है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन बड़ा मज़ेदार है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ राइट्स बोल दीजिए आप इसको सिंपली, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? पीजेंट्स, आप किसान भी कह सकते हैं, फार्मर भी कह सकते हैं। तो इन मार्च 1859 थाउजेंड्स ऑफ राइट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। ये बात है मार्च 1859 का, जहाँ पे कि हजारों किसानों ने इंडिगो उपजाने से मना कर दिया। सीधा सीधा कहा कि हम अब इंडिगो नहीं उपजाएंगे, सीधा बोल दिया उन्होंने प्लांटर्स को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्या लिखा हुआ है? एज द रेवेलियन स्प्रेड, राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज विथ सॉर्ड्स, स्पीयर्स, बॉल्स एंड एरोज। अब जैसे जैसे ये लोग 1859 में पूरी तरीके से रिफ्यूज़ कर दिए कि अब हम इंडिगो का खेती नहीं करेंगे, और जैसे जैसे ये बगावत यानी कि ये जो रिफ्यूज़ था, जैसे जैसे ये बढ़ने लगा, जैसे मान लीजिए कोई एक गांव वाला आदमी कह दिया कि हम अब इंडिगो का खेती नहीं करेंगे, तो देखा देखी दूसरे वाला गांव भी कह दिया कि हम भी खेती नहीं करेंगे, क्योंकि समस्या तो सबके सामने था। बस देर क्या था? देर ये था कि कोई एक आदमी निकल के कह दे बस कि हम खेती नहीं करेंगे, बाकी सब उसके साथ मिल जाएगा। तो जैसे ही किसी गांव के लोगों ने कहा होगा कि अब हम खेती नहीं करेंगे, वैसे ही अलग अलग जगहों पर सभी लोगों ने क्या कर दिया? मना कर दिया कि अब हम भी खेती नहीं करेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज द रेवेलियन स्प्रेड, जैसे जैसे बगावत बढ़ने लगा, जैसे जैसे लोग मना करने लगे कि अब हम खेती नहीं करेंगे, राइट्स रिफ्यूज टू पे रेंट्स। पहली बात तो उन्होंने खेती करना बंद किया। दूसरी बात, वो अब रेंट भी देने से इनकार करने लगे कि अब हम खेत के बदले आपको रेंट भी नहीं देंगे। रेंट मतलब क्या? वही टैक्स रेवेन्यू अब नहीं देंगे आपको टू द प्लांटर्स एंड अटैक्ड इंडिगो फैक्ट्रीज। और उल्टे उन लोगों ने पहली बात तो इंडिगो का खेती करने से मना किया, उसके बाद रेंट भी देने से मना कर दिया, यानी कि टैक्स देने से मना कर दिया। तीसरी सबसे बड़ी बात, वो लोग इंडिगो के फैक्ट्री पे अटैक करना शुरू कर दिया, यानी कि हमला। वो भी किन किन चीज़ों से? सॉर्ड्स यानी कि तलवार से, स्पीयर्स मतलब भाला से, एरोज एंड सॉरी बॉज एंड एरोज मतलब कि तीर और धनुष से, है ना। उस समय पे हमारे पास उतना हथियार नहीं थे, बंदूक नहीं थे कि हम लोग बंदूक से जाके हमला करते, तो हमारे पास वही था, तलवार, भाला, तीर, धनुष, है ना, कुदाल, फावड़ा, ये सब चीज़ था हमारे पास। तो हम लोगों ने उससे इंडिगो के फैक्ट्री पे हमला कर दिया। और इंडिगो का फैक्ट्री मेनली होता किसका था? अंग्रेजों का, है ना, मेनली उन्हीं का था। आगे बढ़ते हैं। वोमेन टर्न अप टू फाइट विथ पॉट्स
पैंट्स एंड किचन इम्प्लीमेंट। सोचो यहाँ तक कि औरतें भी चुप नहीं रही, है ना। औरतें क्या करने लगी, औरतों को जो भी उसका घरेलू सामान था वो भी लेकर वो बाहर निकले और उस पर हमला करना शुरू कर। जैसे पॉट्स, पॉट्स मतलब क्या, हाँ वही मटका, जो मिट्टी के बर्तन होते थे वही फेंक फेंक के वो लोग मारना शुरू कर दिए। वो हो गया। फिर से पैन हो गया जिसमें कि वो लोग सब्जी उब्जी बनाया करते होंगे, अपना फ्राई करते होंगे, वो हो गया। और भी जो किचन के सामान थे, जैसे झाड़ू भी हुआ होगा, एकदम कॉमन सा बात है, बेलन रहा होगा, है ना, डब्बू रहा होगा, जो भी उनके हाथ में आया उन सब चीज़ों से वो लोग हमला करना शुरू कर दिए प्लांटर्स पे। ठीक है, बेसिकली ये लोग क्या दर्शाना चाह रहे थे, ये दर्शाना चाह रहे थे कि अब हम आपके लिए खेती और नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं फिर। Those who worked for the planters were socially boycotted and the गोमास्ताज। अच्छा पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए, जो लोग प्लांटर्स के लिए खेती करते थे, यानी कि जो लोग इंडिगो का खेती करते थे, उन सभी लोगों ने क्या कर दिया, सोशली बॉयकॉट कर दिया। मतलब कि बहिष्कार कर दिया कि अब हम आपके पास खेती नहीं करेंगे, हम चले अपना घर। अब आपको देख लीजिए, आपको जैसे खेती करना वैसे कर दिए, है ना। एंड द गोमास्ताज who came to collect rent were beaten up। अब यहाँ पे गोमास्ता कौन होते हैं, देखिए ये जो प्लांटर्स थे ना, प्लांटर्स मतलब कि जो इंडिगो का खेती करवाते थे, वो खुद जाकर खेत खेत घूमते नहीं थे, वो, है ना, वो खुद जाकर इंडिगो को कलेक्ट नहीं करते थे, वो खुद जाकर रेंट को कलेक्ट नहीं करते थे, समझ रहे। वो किसको रखता था, एक एजेंट को रखता था। उसी एजेंट का नाम क्या है, गोमास्ता है। जैसे होता है ना कि बड़े अमीर घर के लोग अपने से अपने घर का काम नहीं करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, मेड रखते हैं, उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं बाई, है ना, तो वो उसका काम करता है। उसी प्रकार से प्लांटर्स जो अपना काम नहीं कर पाता था, उसके लिए रखता था वो किसको, एजेंट्स। वो उसका नाम क्या था, गोमास्ता। वो गोमास्ता जो है ना, ये किसी खास इंसान का नाम नहीं है, किसी खास इंसान का नाम नहीं है। जैसे यदि जो काम करता है दूसरे के घरों में, बाई जो होता है, क्या बाई किसी खास आदमी का नाम है क्या, नहीं। वो बाई किसके लिए, उन सभी लोगों के लिए है जो किसी घर के किसी दूसरे घर में काम करते हैं। उसी प्रकार से जो प्लांटर्स के हेल्पर होते थे, जो प्लांटर्स का काम करता था, उनको क्या कहा जाता था, गोमास्ता। तो बिल्कुल ये ना समझे कि गोमास्ता किसी खास इंसान का नाम था, नहीं। जो भी प्लांटर्स के लिए काम करते थे, टैक्स कलेक्ट करना, फिर से इंडिगो को कलेक्ट करना किसानों से, उन सभी को हम लोग कहते थे गोमास्ता। तो जब गोमास्ता लोग गांव में गए क्या कलेक्ट करने के लिए, रेंट कलेक्ट करने के लिए, इनको बहुत गंदे तरीके से पीटा गया। बोला कि आओ जरा दिखाते हैं लो रेंट कैसे लेगा, है ना। रेंट क्यों नहीं दे रहा था लोग, क्योंकि मना कर दिया था, देंगे ही नहीं देंगे, जो करना है कर लो, है ना। अब बेचारा इसी मौका इसी बीच में चल गया रेंट मांगने के लिए। सोचो, ऐसे ही लोगों के नाक पे ऊपर गुस्सा है और ये मांगने चल गया कि रेंट लाओ, पिटा गया बेचारा, है ना, गंदे तरीके से पिटा गया। आगे बढ़ते हैं फिर। राइट्स सॉर दे वुड नो लॉन्गर टेक एडवांस टू सो इंडिगो फॉर द प्लांटर्स। जितने भी राइट्स थे, यानी कि जितने भी किसान थे, छोटे बड़े जो भी किसान थे, उन सभी ने कसम खा लिया कि अब हम और ज़्यादा प्लांटर से एडवांस नहीं लेंगे। क्योंकि आपको मालूम है, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, पिछले कुछ क्लासों में हमने आपको बताया था कि वो लोग क्या करते थे, एडवांस देते थे लोन के तौर पर, लो पैसा खेती करो। तो इन लोगों ने अब क्या कर दिया, मना कर दिया कि अब हम आपसे लोन नहीं लेंगे, एडवांस नहीं लेंगे। क्योंकि एडवांस के कारण ही इनको इतना समस्या हो रहा था। जितना ये एडवांस ले रहे थे उतना इनका इनकम भी नहीं हो रहा था, तो ये लोन कहाँ से चुकता करेंगे, है ना। तो पहला इन्होंने क्या मना कर दिया, एडवांस लेने से मना कर दिया। नॉर बी बलिड बाय द प्लांटर्स लठियाल्स। इसके साथ ही साथ अब इन लोगों ने ये भी निश्चय कर लिया था कि अब हम और ज़्यादा प्लांटर्स के लठियाल्स के द्वारा नहीं पीटे जाएंगे। लठियाल्स क्या है भाई, देखिए अब होता क्या है, प्लांटर्स जो थे ना, यानी कि जो इंडिगो का खेती करवाते थे, वो अपने पीछे ना कुछ बॉडीगार्ड रखते थे लाठी को लेकर, है ना। जैसे आपने मूवी में भी देखा होगा, कोई बड़ा आदमी यदि गांव का होता है तो हाँ, जमींदार लोग, दबदबा वाला आदमी, पैसा कौड़ी वाला आदमी, वो क्या करते हैं, अपने पीछे 4-5 बॉडीगार्ड रखते हैं, जो कि हट्टा कट्टा होता है, अपने हाथ में लाठी लिए रहता है ना। तो प्लांटर्स क्या करते थे, लठियाल्स, यानी कि वो जो बॉडीगार्ड है ना, उसका नाम क्या दिया गया है, लठियाल्स। और ये लठियाल्स लोग क्या करते थे, प्लांटर्स के पीछे बॉडीगार्ड के रूप में अपने हाथ में लाठी लिए रहते थे। और जो किसान रेंट नहीं देगा, इंडिगो नहीं देगा उसको, वो लठियाल्स क्या करते थे, वो लाठी वाले लोग क्या करते थे, उसको मारा पीटा करते थे। लेकिन अब यहाँ पे राइट्स लोग क्या कर दिए, बगावत कर दिए। बोला, इन लोगों ने बोला कि अब हम ना आपसे एडवांस लेंगे, ना आपके लठियाल्स का लाठी सहेंगे।
है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ लठियाल्स का मतलब द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स। वही बात है, जो प्लांटर्स अपने बॉडीगार्ड रहा करते थे उनके अपने उसके पीछे एकदम मोटा मोटा लाठी लेकर रहा करते थे। जहाँ पे कोई रेंड नहीं दिया, जहाँ पे कोई इंडिगो नहीं दिया, तो लठियाल्स लोग क्या करते थे, यानी कि वो बॉडीगार्ड क्या करते थे, उसको लाठी से बहुत गंदी तरीके से पीटते थे। लेकिन अब ये लोग नहीं पीट पाएंगे, क्योंकि अब हर लोग क्या हो गए, एकजुट हो गए, जागरूक हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ रहा है बात? आगे In 1859, the Indigo Riots had the support of local जमींदार्स and village headmen in their rebellion against the planters। अब 1859 में किसानों के रेबेलियन में, यानी कि किसान जो बगावत कर रहे थे कि अब हम आपको ना रेंट देंगे, ना आपका खेती करेंगे, ना आपके लठियाल्स का लाठी सहेंगे, इनके साथ साथ अब कौन मिल चुके थे, छोटे मोटे जो ज़मींदार थे वो भी साथ आ चुके थे। साथ ही साथ जो गांव के हेडमैन हुआ करते थे, जो बहुत ही प्रमुख आदमी जो हुआ करते थे, वो भी इसके साथ मिल गए थे। क्यों मिले थे, रीज़न आपको अभी समझ में आएगा, रीज़न आपको अभी समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल अभी आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि अब हर कोई क्या कर रहा था, एकजुट हो रहा था और अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत कर रहा था, यानी कि उसको साफ मना कर रहा था कि अब और ज़्यादा हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर जमींदार लोग और गांव के हेडमैन लोग, ये लोग क्यों बगावत कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, क्या कारण था? कारण क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, कारण क्या है देखिए। इन मैनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइज्ड द इंडिगो पीजेंट एंड फाउट बैटल्स विद द लठियाल्स। याद कीजिए अपने पिछले कुछ क्लासों का, हाँ सट्टा याद आ गया, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बोलिए, एग्रीमेंट बोलिए या फिर सट्टा बोलिए। तो प्लांटर्स क्या करता था, उनको लगता था ना कि गांव गांव घूम के जाकर लोगों का साइन लेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो क्या करता था, गांव के हेडमैन को पकड़ता था और उससे जबरन साइन ले लेता था। और उसमें लिखा रहता था कि यदि हेडमैन ने साइन कर दिया मतलब कि आप सभी ने भी साइन कर दिया। लेकिन हेडमैन का कभी भी इच्छा साइन करने का होता नहीं था, क्योंकि देखो कोई भी यदि आदमी किसी गांव का हेड है तो वो कभी भी अपने गांव का बुराई नहीं चाहेगा, हमेशा भलाई चाहेगा, क्योंकि उसको उसी गांव में रहना है ना, उसी गांव का वो आदमी है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्लांटर्स लोग क्या करते थे, हेडमैन से जबरन साइन ले लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट पे यानी कि सट्टा पे साइन ले लेते थे। तो यहाँ पे गुस्सा किसका था, हेडमैन का गुस्सा किसके खिलाफ था, प्लांटर के खिलाफ था। तो ये लोग क्या किए, जमींदार लोग और हेडमैन लोग क्या किए, उनके खिलाफ बगावत कर दिए। किसानों के साथ मिल के चलो किसान भाई हम आपके साथ हैं, है ना, आप बगावत करो, पीछे से हम हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन अदर प्लेसेस जमींदार वे, अच्छा यहाँ पे थे ना हम लोग, इन मैनी विलेजेज हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनको कि फोर्स किया जाता था कि साइन करो, है ना, प्लांटर्स के द्वारा, मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स एंड फाउट बैटल्स विथ द लठियाल्स। और वो लोग क्या करने लगे, अब धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने लगे। और साथ ही साथ जो लठियाल्स हुआ करते थे, जो कि जबरन आके पीट देते थे लोगों को, उनको गंदे तरीके से पीटा गया जमींदार लोगों के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा। देखो कितना भी है तो लठियाल्स कितने होंगे, मुश्किल से 10 से 15 होंगे, और गांव के तो लोग हज़ारों होते हैं, आके पीट दिया, है ना, वो हो गया। मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जमींदार लोग, हेडमैन, छोटे मोटे किसान सभी लोग आपस में एकजुट हो चुके थे और उनका मकसद यही था कि अब हम अंग्रेज़ों के लिए खेती इंडिगो का नहीं करेंगे, यही उनका मकसद था। आगे बढ़ते हैं, फिर ये तो हो गया आपका हेडमैन के बारे में आपने पढ़ा, अब थोड़ा सा जमींदार के बारे में पढ़िए। इन अदर प्लेसेस जमींदार्स वेर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, पावर प्लांटर्स का बढ़ रहा था ना, वो जबरन जमीन को क्या कर रहा था, हड़प रहा था जमीन जबरन। एंड एंग्री एट बीइंग फोर्स्ड बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीज। तो जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे ना, उनसे जबरन फोर्स करके किराए पे ज़मीन वो लंबे समय के लिए ले लेता था, जबकि ज़मींदार को देने का मन नहीं होता था, है ना। तो यहाँ पे गुस्सा किसका है, ज़मींदार का है, किसके खिलाफ, प्लांटर्स के खिलाफ। तो यहाँ पे आपने ये समझ लिया कि इस रिवोल्ट में, यानी कि इस बगावत में हेडमैन और ज़मींदार लोग क्यों शामिल हो रहे हैं, है ना, क्योंकि दोनों को परेशान किया गया था, किसके द्वारा, प्लांटर्स के द्वारा। तो कोई पूछे कि हेडमैन क्यों शामिल हुए थे लड़ाई में, पूछेगा भी कि हेडमैन
विलेज के हेडमैन रेवेलियन में यानी कि विद्रोह में, बगावत में शामिल क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि उनसे जबरन साइन करवाया गया था, तो अपना गुस्सा तो निकालेगा कहीं ना कहीं। और आपसे ये भी पूछेगा कि जमींदार लोग क्यों शामिल हुआ उसमें? इसलिए हुआ क्योंकि जमींदार लोगों से जबरन वो ज़मीन को क्या करता था, लंबे समय के लिए किराए पे ले लेता था, जबरन। उसको देने का मन होता नहीं था लेकिन ले लेता था। जमींदार का काम ही क्या है? ज़मीन का देख देख करना अपना, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। The Indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या। अब यहाँ पे धीरे धीरे इंडिगो पिजेंट्स को लगने लगा था, यानी कि जो खेती करते थे इंडिगो का, उनको अब लगने लगा था कि हमको थोड़ा बहुत मदद मिलना चाहिए। किसका? ब्रिटिशर्स का मदद मिलना चाहिए। देखिए ये जो परेशान कर रहे थे, जो प्लांटर्स थे, जो इंडिगो का खेती करवा रहे थे, ये खुद कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, है ना। और अब यहाँ सारे ब्रिटिशर्स नहीं, कुछ कुछ ब्रिटिशर्स। लेकिन अब यहाँ पे लोगों को लगने लगा था कि हमारा मदद ब्रिटिशर्स को करना चाहिए, है ना। और उन्होंने मदद किया भी। अभी आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द इंडिगो पिजेंट्स ऑल्सो इमेजिन्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड सपोर्ट देम इन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स। तो अंग्रेजों को, सॉरी, किसानों को लगने लगा था कि अंग्रेज हमारा क्या करे? मदद करे। प्लांटर्स के खिलाफ जो हमारा ये स्ट्रगल चल रहा है, जो रेवेलियन चल रहा है, बगावत चल रहा है, उसके लिए हमको थोड़ा सा ये सपोर्ट करे, है ना। और सपोर्ट किया भी, अभी आपको मालूम चलेगा। देखिए, व्हेन द न्यूज ऑफ द पीजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द प्लांटर्स स्प्रेड, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर्ड द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। जैसे जैसे धीरे धीरे जो बगावत हो रहा था प्लांटर्स के खिलाफ, वो जैसे जैसे न्यूज़ फैलते चला गया, अलग अलग जगहों पर फैलता चला गया, तो उस समय पे हमारा एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उनके पास जब ये खबर गया, तो देखो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ना, बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना। एक होता है गवर्नर, एक होता है जनरल गवर्नर, और एक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो बहुत बड़ा अंग्रेजों के समय में, उस समय पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद हुआ करता था। तो जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ये संदेश गया कि प्लांटर्स के खिलाफ क्या हो रहा है? बगावत हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो ये बेचारे क्या किए? गांव गांव घूमने लगे, जगह जगह पर घूमने लगे जहाँ जहाँ पर बगावत हो रहा था, है ना। और वो भी कब? विंटर में, 1859 के विंटर में। अब यहाँ पे हुआ क्या? द राइट्स सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर्ड एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर सिचुएशन। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर गांव गांव घूम रहे हैं, समस्याओं को देख रहे हैं कि लोग आखिर क्यों बगावत कर रहे हैं प्लांटर्स के खिलाफ। तो अब लोगों को ये विश्वास लग रहा था कि यार ये इतना बड़ा आदमी होकर गांव गांव घूम रहा है, तो कोई ना कोई हमारे लिए हल ये निकालेगा ही निकालेगा, है ना। ऐसा किसको लग रहा था? किसान लोगों को लग रहा था, है ना। तो लग रहा था, बिल्कुल ऐसा हुआ भी। आगे देखिए, इन बरासत द मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन कौन था? मजिस्ट्रेट था, ठीक है। मजिस्ट्रेट का काम ही, मतलब कि मजिस्ट्रेट का काम होता है कि थोड़ा बहुत गांव वाँव को देखभाल करना, इस प्रकार का, ठीक है ना। तो मजिस्ट्रेट था हमारा कौन? एस्ले एडन इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट राइट्स वुड नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। तो उस समय पे अंग्रेजों का दिल क्या हो गया? थोड़ा सा पिघल गया, वो अपने ही लोगों के खिलाफ चला गया, है ना। और किसके साथ हो गया? हमारे साथ हो गया, है ना, हमारे साथ हो गया। हमारे लिए कुछ नियम कानून निकालने लगे वो लोग। तो बरासत में, बरासत एक जगह है, वहाँ पे एस्ले एडन ने एक नोटिस जारी किया, और उस नोटिस में लिखा हुआ था कि अब कोई भी किसानों को फोर्स नहीं करेगा इंडिगो के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए, कोई नहीं करेगा फोर्स, है ना। एक अच्छा स्टेप था ये। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोल्ड। और यहाँ पे जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था, इस रूल को कौन कंट्रोल कर रहा था? क्वीन विक्टोरिया। कहाँ पे बैठ के? यूरोप से, समझ रहे हैं? यूरोप से बैठकर क्वीन विक्टोरिया भारत में ये नियम कानून चला रहे थे कि भारत में कैसा सिस्टम होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप ये बिल्कुल भी ना समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में था वो अपने मन से सारा कुछ कर रहा था, नहीं। वो वही चीज़ कर रहा था जो कि क्वीन विक्टोरिया यूरोप से आदेश दे रहे था। समझ गए बात को? तो बात चला गया इंडिगो का कहाँ तक? यूरोप चला गया, किसके पास? क्वीन विक्टोरिया के पास। उन्होंने भी क्या कर दिया? उन्होंने भी कहा कि अब भारत में इंडिगो को नहीं उपजाया जाए, ठीक है। भारत में भी मेनली कौन सा एरिया? बंगाल,
क्योंकि बंगाल में उस समय पे ज़्यादा हो रहा था। तो सोचो, जब जो इसका लीडर है उसी के पास खबर चला गया, क्वीन विक्टोरिया के पास ही खबर चला गया कि अब किसी भी प्रकार से इंडिगो का खेती बंगाल में नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा। जब लीडर ने कह दिया तो फिर आपको मानना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। वरीड बाय द रेबेलियन द गवर्नमेंट ब्राउट इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स एंड सेट अप द इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। लेकिन ये तो बात हो गया क्वीन विक्टोरिया तक वो खबर चला गया, लेकिन इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले जो रेबेलियन चल रहा था, यानी कि जो विद्रोह चल रहा था, किसके खिलाफ? प्लांटर्स के खिलाफ। तो अंग्रेजों को किसका सहारा लेना पड़ा? मिलिट्री का सहारा लेना पड़ा कि भाई देखो, भारत बंगाल के जो किसान है ना, वो हमारे लिए बहुत बगावत कर रहा है, तलवार, भाला, तीर, धनुष लेकर निकल रहा है लोगों को मारने के लिए। तो यहाँ पे वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने किसका सपोर्ट लिया? मिलिट्री का सपोर्ट लिया। और ये मिलिट्री कौन लोग थे? वही अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज ही थे मिलिट्री लोग, है ना। उससे सपोर्ट लिया कि आओ हमको बचाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? एंड सेटअप द इंडिगो कमीशन, और इंडिगो कमीशन का सेटअप किया गया टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्लांटेशन। मतलब कि एक ऐसा आप कह सकते हैं कमेटी बिठाया गया जिसका नाम क्या दिया गया? इंडिगो कमीशन, जिसमें कि ये होगा कि खेती किस प्रकार से हो रहा है उसके बारे में जांच खोज किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपसे पूछेगा यहाँ पे कि रेबेलियन को शांत करने के लिए, यानी कि विद्रोह को शांत करने के लिए अंग्रेजों ने किसका सहारा लिया? मिलिट्री का सहारा लिया। और किस कमीशन को निकाला उन्होंने? इंडिगो कमीशन। और इंडिगो कमीशन करता क्या था? मेनली इंडिगो प्लांटेशन का इंक्वायरी करता था कि अच्छा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है ना, इस प्रकार के बारे में वो खोजबीन करता था। आगे, द इंडिगो कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी एंड क्रिटिसाइज देम फॉर द रॉन्ग मेथड दे यूज्ड विद द इंडिगो कल्टीवेटर्स। तो जो इंडिगो कमीशन था, उन लोगों ने क्या पाया? उन लोगों ने पाया कि जो प्लांटर्स हैं वो क्या हैं? दोषी हैं। उनका जो तरीका है खेती करवाने का वो बिल्कुल ही गलत तरीका है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो जरा सोचो, अंग्रेजों का ही था हमारा दिया हुआ इंडिगो कमीशन, और उन्होंने ही अपने ही लोगों को क्या कर दिया? गिल्टी साबित कर दिया, यानी कि दोषी ठहरा दिया। देखो, जो गलत था उन्होंने गलत किया, जो गलत था उन्होंने गलत बताया कि ये गलत कर रहे हैं आप लोग, है ना। तो वही यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि द इंडिगो कमीशन हेल्ड द प्लांटर्स गिल्टी, उनको गिल्टी समझा, उनको दोषी समझा कि आप जो कर रहे हैं किसानों के साथ वो गलत कर रहे हैं। एंड क्रिटिसाइज्ड देम, और उनको क्रिटिसाइज किया, यानी कि उसका आलोचना भी किया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए किसानों के साथ। ठीक है, फॉर द रॉन्ग मेथड दे यूज्ड विद द इंडिगो कल्टीवेटर्स, यानी कि किसानों के साथ जो वो गलत तरीके से पेश आते थे, तुम हमारे लिए ही खेती करो, इस प्रकार का जो वो तरीका लगा रखा था, कॉन्ट्रैक्ट का वो तरीका जो लगा रहा था, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द इंडिगो कमीशन डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर राइट्स। अब यहाँ पे क्या हो गया? जो इंडिगो कमीशन बैठाया गया था वो ये बताया कि जो खेती हो रहा है इंडिगो का, उसमें ज़रा सा भी प्रॉफिट नहीं है। किसका? राइट्स का। मतलब कि वो खेती तो कर रहे हैं किसान लोग, लेकिन उसको प्रॉफिट ज़रा सा भी नहीं मिल पा रहा है। सही बात था, नहीं मिल रहा था प्रॉफिट, है ना। आगे बढ़ते हैं। द इंडिगो कमीशन आस्क्ड द राइट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल्सो टोल्ड दैम दैट दे कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इंडिगो इन फ्यूचर। तो ये जो इंडिगो कमीशन था वो सभी किसानों को, बंगाल के किसानों को कह दिया था कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पे आपने साइन किया है उस कॉन्ट्रैक्ट का आप काम कर लीजिए फ़िलहाल, लेकिन फ्यूचर में आप कोई भी आपसे साइन नहीं करवाएगा, है ना। जैसे देखो, जो आदमी साइन कर चुका है कॉन्ट्रैक्ट पे, वो तो उसको काम करना ही पड़ेगा। साइन आपने कर दिया तो काम कर लीजिए, लेकिन अगले बार से आपसे कोई साइन नहीं करवाएगा। ये कौन कहता था? इंडिगो कमीशन कहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द रिवॉल्ट, और जब ये रिवॉल्ट खत्म हो गया, यानी कि जब ये बगावत पूरी तरीके से खत्म हो गया बंगाल में इंडिगो को लेकर, इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। अब क्या हुआ? बंगाल में जब पूरी तरीके से जो रेबेलियन था, यानी कि ये जो पूरी तरीके से विद्रोह था, जो आंदोलन चल रहा था, किसके खिलाफ? प्लांटर्स के खिलाफ, जब ये ख़त्म हो गया पूरी तरीके से, तो बंगाल में
इंडिगो का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद हो गया। अब कोई भी इंसान यहाँ पे इंडिगो का खेती नहीं कर रहा था और करना भी नहीं चाह रहा था, ठीक है, क्योंकि इससे कोई भी इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब धीरे धीरे प्लांटर्स लोग किधर स्विच हो रहे थे, बिहार की ओर, यानी कि हमारे बिहार की ओर स्विच हो रहे थे, क्योंकि जो भी नियम कानून था इंडिगो कमीशन वाला हो गया, और जो एस्ले एडेन ने जो अपना नियम कानून जो भी निकाला था वो सारा किसके लिए था, केवल बंगाल के लिए था, बिहार के लिए तो नहीं था ना। तो अब प्लांटर्स लोग इधर स्विच हो रहे हैं, बिहार की ओर स्विच हो रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बिहार के केस के बारे में, ठीक है, कि बिहार में क्या कंडीशन था भाई, जानिए इसके बारे में। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, peasants from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the problems of the indigo cultivators। देखिए, जिस प्रकार से तौर तरीका चल रहा था लोगों को परेशान करने का, इंडिगो उपजाने का, कहाँ पे, बंगाल में, वही तरीका अब धीरे धीरे चलना शुरू हो चुका था, कहाँ पे, बिहार में, है ना। तो बिहार में ये जब तौर तरीका चलने लगा तो बिहार के लोगों में से खास करके चंपारण के लोगों ने गांधी जी को कहा कि गांधी जी आप हमारे बिहार में आइए और हमारे पास जो समस्या है इंडिगो को लेकर उस समस्या को आप क्या कीजिए, दूर कीजिए। और गांधी जी जहाँ भी जाते थे ना उसके पीछे हजारों लाखों लोग जुट जाते थे बिना कहे। गांधी जी कहते नहीं थे कि आप हमारे पीछे चलो, लेकिन गांधी जी जिस रास्ते से निकलते थे उस रास्ते में सारे लोग उसके साथ जुट जाते थे। तो गांधी जी पहुँचे कहाँ, चंपारण पहुँचे, और चंपारण में जाकर जो समस्या था उनको इंडिगो को लेकर, जो अंग्रेज उनको टॉर्चर कर रहा था बिहार में, बिहार के कहाँ पर, चंपारण में, उनको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। और अंग्रेजों को यदि सबसे ज़्यादा किसी से डर था तो वो था गांधी जी। गांधी जी मारते पीटते नहीं थे, केवल उनका एक शब्द ही अंग्रेजों को परेशान करने के लिए काफ़ी था। समझ रहे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ से आपने क्या समझा, यहाँ से आपने ये समझा कि बंगाल में जब इंडिगो का खेती खत्म हो गया तो वो सारे लोग बिहार की ओर स्विच हो गए, और बिहार में भी वो लोग वही तरीका अपनाने लगे जो वो लोग बंगाल में अपनाते थे। तो यहाँ के लोगों ने, खास करके चंपारण के लोगों ने गांधी जी से आग्रह किया कि गांधी जी यहाँ पे आइए और हमारे समस्याओं को आप दूर कीजिए। तो गांधी जी वहाँ गए, उसके समस्याओं को क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। महात्मा गांधी विजिट टू चंपारण इन 1917, 1917 में आए थे, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि गांधी जी पहली बार बिहार, और बिहार में खास करके चंपारण कब आए थे, 1917 में आए थे। मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। तो जब गांधी जी 1917 में चंपारण आए, किस मूवमेंट को लेकर, इंडिगो के खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ जब वो मूवमेंट लेकर आए 1917 में, तो वहीं से शुरुआत हुआ चंपारण में इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझे, यहाँ से आप ये समझ गए कि 1917 में जब गांधी जी चंपारण आए तो उन्होंने मूवमेंट चालू किया, यानी कि आंदोलन चालू किया, किसके खिलाफ, इंडिगो प्लांटर्स के खिलाफ। ठीक है, और ये अभी तो फिलहाल आपका यहाँ पे बहुत ही छोटा सा लिखा हुआ है चंपारण मूवमेंट को लेकर। आप आइए कहाँ पर, क्लास 10th में। क्लास 10th में एक चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, है ना, उसमें आपको बताया जाएगा कि गांधी जी चंपारण क्यों आए थे, है ना, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था चंपारण के लोगों को, ये सारा कुछ आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप यहाँ तक आप ये याद रखिए कि गांधी जी को एक बार मौका मिला था बिहार आने का, वो भी आप कब आए थे, वो 1917 में, खास करके चंपारण में। ठीक है, वहाँ पे जो किसानों के पास समस्या था इंडिगो को लेकर, उसको दूर करने के लिए आए थे, और उन्होंने दूर किया भी था। यहाँ तक में कोई भी समस्या समझ में आया पूरा। चलिए, तो यहीं पे हमारा पूरी तरीके से ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपको ये छोटा सा हमेशा ये बात याद रखिएगा, आगे चल कर भी आपको हिस्ट्री में काम देगा, कि जब बंगाल में पूरी तरीके से प्लांटेशन वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, इंडिगो वाला, तो वो लोग स्विच हो गए किधर, बिहार की ओर। लेकिन बिहार में भी एक लंबे मूवमेंट के बाद यहाँ पे भी उसको ख़त्म कर दिया गया, वो भी किसके कारण, केवल महात्मा गांधी के कारण। ठीक है, चलिए, तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया। और कोई भी डाउट रहा हो, ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन दोनों, आप लोगों को कोई डाउट है इसमें, है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे यदि कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट कीजिए, ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।